सर यहाँ यस सर इस तरफ हाँ अम्मा 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 याद है क्या मैडम इधर यस नाइस हाँ जी यहाँ पर मैम ये हाँ ज़्यादा क्या बाउंस करेगा कर दूँ इस तरफ आओ मैम यहाँ कैमरे पे मैम अनुपम सर आ गए क्या बात है, अच्छी लग रही हैं आप। आइए सर अनुपम सर कैसे हैं सर ये नमस्ते, बहुत अच्छे नमस्ते नमस्ते सर सर मैं इस तरफ सर सर ये अरे थाम अनुपम सर रूम में लग रहा है कैसा लगा सर क्या बात है मैम इस तरफ अनुपम सर अरे अरे लाइट किसने कराई है लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। बहुत गंदा लाइट सर जबरदस्त। सीमा जी हमारी छोटी बहन है और बहुत सालों से इनको जानते हैं। क्या बात है सर क्या बहुत बात है अच्छा दिखता है इन्होंने, अभी जितना भी मैंने पढ़ा बहुत अच्छा, बेहद खूबसूरत। कहीं जा रहे हो? नहीं नहीं सीमा सीमा मैडम साथ में आइए सीमा जी साथ में सर इधर सर लुक सर ऊपर ऊपर चलिए सर ए रुक रही गाड़ी बढ़ती जा रही है तुम्हारी। यस न्यू लुक सर सर सोलो दीजिए ना यहाँ पर सर का सोलो या आइए सर फोटो सर यहाँ पे अनुपम सर यहाँ पे देखिए सामने सर क्या बात है सर अनुपम सर आइए एक साथ आइए सर यस हाँ आइए सर यहाँ देखिए सामने यस रूमी सर क्या बात है रूमी सर अनु कपूर जी कहाँ हैं जो आ रहे हैं सर। एक महीने से जो चिल्ला रहे हैं आ जाओ टाइम पे आ जाओ। वो सर वो बस लगभग 4:30 तक पहुंचे 4:30 तक 4 बजे नहीं 4 टाइम ही हुई ना 4 बजे बोला। कोई बात आए हैं यहीं बैठे चलो हिंदुस्तानी क्या बात है क्या बात है प्रोड्यूसर साहब आ गए आइए यूं गुजरी है अब तक ये और यूं गुजरेगी आगे वो बहुत बेहतरीन क्या बात है कुमार सर इधर या मैडम यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर सेंटर में थैंक यू आपका जी नमस्कार गुरु जी इधर आइए ना साथ में बैकड्रॉप पे यस हाँ हाँ आ जाइए आराम से करो आराम से बुड्ढा भाभी को फोन किया मम्मी को पूछ कहाँ पहुँचे हाँ मैडम यहाँ पे सामने देखिए मैडम लोग सर यहाँ पर एक्सक्यूज मी ठीक है ले लो ना रूमी सर यस रूमी सर साथ में सर साथ में क्या आइए ना मैडम साथ में ये पर्दे के पीछे एक्सक्यूज मी सर ये थैंक यू पाचड़ा ऑल ऑफ यू लुक मेरा कैमरे को रूमी सर मेरा कैमरा भी है सर इधर सामने अनुपम सर इधर भी यस
सीमा मैम आइए यहाँ पे। यस, यहाँ देखिए। ऑल ऑफ यू लुक कैमरा सेंटर प्लीज। यस यस। सर यहाँ पर तो आगे का टिकट बना लेना बाद में। सामने मत बोल देना, गड़बड़ करेगा। ये लो, ये वो ले लिया। आइए मैडम। कम मैडम कम, आइए। प्रवीर सर आए होंगे ना? अच्छा आ गए। आइए आइए। दीदी रघुवीर भैया आए, मैं आगे अच्छे से। आइए सर, आइए आइए सर। सर यहाँ पे देखिए। सर यहाँ पर देखिए। पर से यहाँ पे रोमी सर। रुक जाओ, मैं बुला रहा हूँ। सर यहाँ पे देखिए सामने। ओके, थैंक यू। जाओ जाओ मैडम, आप भी जाओ। उधर उधर की साइड जाइए, उधर की। आइए आइए। ये पीछे आना। भाई चल पीछे चल, पीछे चल। मैडम आ रही है। मैं सब देख रहा हूँ, चलो भी तो यार। जी जी। इशारा हो गया। आ जा। आ ही रहा हूँ सरकार। अरे नदी सागर से मिलती है। परेश भैया वहाँ पे हैं। हाँ मैं आ जाइए प्लीज मैम, आइए। चलो डन डन। अभी मिलेगा सेशन। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी नहीं बोनी सर है। अनुपम सर। रूमी सर बैठिए, रूमी सर। दादा हो गया। अभिनंदन करता हूँ और मुझे जाओ तुम सेंटर में जाओ। यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने सारे सितारे सचिन लगा लो कैमरा। आकाश गंगा को मेरा सादर प्रणाम। पब्लिक भी नहीं आना चाहिए। अरे पब्लिक आए लेकिन मोबाइल उठा रहा है ना। कितना है? मुझे कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा खुशबू है तुमको संभालने के लिए, तो हम खुशबू संभालेंगे। मैं ये कहूँगी कि जिन्हें स्वयं माँ सरस्वती दोनों हस्तों से संभाल, उन्हें संभालने की चेष्टा भला मैं कैसे कर सकती हूँ? बस चलेगा। चलेगा। आप सभी के लिए खास कर आसमां से यह महफिल अधूरी थी चांद से। आसमां से यह महफिल अधूरी थी चांद से। आप सभी की मौजूदगी ने इस पूरे गगन को सितारों से भर दिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
मैं डॉक्टर खुशबू पंचाल आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। भाई तेरी बहन है क्या? रवि पंचाल। हाँ रवि पंचाल तेरी बहन है क्या? मेरे समक्ष बहुत ही दिग्गज लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिनके साथ मैं खड़ी हूँ वो भारतीय सिनेमा जगत के बहुत ही प्रतिभावान धनी व्यक्तित्व है। मैं कहूँगी आपके लिए खास कर कि आपकी शख्सियत का अक्स सूरज और चांद की उन किरणों की तरह है जो पानी में मंजर बदलने के बाद नक्काशी सा दीदार देता है। आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर शेर से की है। कार्यक्रम का आगाज बहुत ही सुंदर शेर से किया है, तो मैं कोशिश करूंगी इस कार्यक्रम की शुरुआत एक श्लोक से करने की, क्योंकि मुझे चूँकि परम आदरणीय सीमा जी का आदेश था और मेरे हृदय में उनके लिए विशेष प्रेम है, विशेष सम्मान है कि मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ और सूत्रधार की भूमिका में रहूँ और मैं उनका कहा भला नहीं डाल सकती थी। तो मैं भी आज बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश से आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई। खासकर सीमा जी के लिए एक श्लोक है। क्षीयन्ते क्षणतः काया, क्षीयन्ते क्षणतः काया, यान्ते भस्मीं च भाजनम, कीर्तिस्तु स्थायिनी पुंसां, गंगे वाक्षयिणी सदा। अर्थात शरीर नष्ट हो जाता है और भौतिक वस्तुएं भी समय के साथ धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, किंतु महान व्यक्तित्व की कीर्ति रूमी जी गंगा की सदैव सदैव बहती रहती है, सदैव बहती रहती है। और आज के ये पुस्तक विमोचन के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीमा जी द्वारा लिखित शब्द हम सभी के हृदय में गंगा की तरह सदैव बहते रहेंगे। रूबी जी, सभी मेहमान आ चुके हैं और सभी मेहमान बेताब हैं इस पुस्तक को लिखने वाले के बारे में जानने के लिए। कितना मुश्किल होता है ना कि जिंदगी की अच्छाइयों और बुराइयों को हम सभी लोगों से साझा करें, और वही कार्य किया है आदरणीय सीमा जी ने। तो क्यों ना सबसे पहले एक छोटी सी गीत लिखी जाए। देखो देखो वाले देखने बोलो। I'm not in India, unfortunately. Here is my contribution from the book. And I'm reading a portion which will tell you how cinema actually is. It starts with, एक दिन माँ स्कूल गई, काका जी और अन्नू भैया लड़ैया घाट आसमान और बादल ऊपर ही रह गए और मैं थम से औंधे चांद तो मैं गड़ा और मुंह से खून निकला। इतना ही नहीं, इसके साथ ही गाल पर एक नाटेदार थप्पड़, माँ का शौक। वो थप्पड़ मारकर चोट को झटके से ठीक करे। मुझे ऐसा शौक लगा कि हनुमान जी फेल, रामचंद्र जी फेल और मैं नास्तिक हो गया। दिस इज सीमा कपूर। थैंक यू। Namaskar, I'm Misha Kapoor and I'm honored to congratulate my beloved Bhuvan friends. Her journey is the one that truly deserves to be told in her own words. I wish her the very best and remind her this is just the beginning. May she continue to inspire us all with courage and wisdom. My best wishes. Congratulations again. Namaskar. और मेरी बुआ इतनी बड़ी मल्टीटास्कर हैं कि न सिर्फ वो एक बेहतरीन निर्देशक और लेखिका हैं, बल्कि इतना सुरीला गाती हैं कि मैं हमेशा बुआ से कहती हूँ कि बुआ आँख बंद करके सुनो। तो सब लोग इतना अच्छा बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे? सब इतना अच्छा। बैठिए मैम। संवाद मोबाइल मैम बैठिए। बड़ा मुश्किल है। चीफ गेस्ट आ गए अन्नू कपूर जी। बहुत खिंचाई कर रहे हैं। आए सीमा जी को मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ और फिर भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अभी मैं इनको देख के मुझे लग रहा था कि इनके चेहरे का ग्राफ चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर जो खूबसूरती है वो आपके चेहरे पर हमेशा बरकरार रही है बहुत सारे सालों से। परिवार ही कमाल का है, कपूर परिवार कमाल का है। सामने वाले को इतना छोटा मतलब अपने ज्ञान से महसूस कराते हैं। इनके हर टॉपिक में इनको सब कुछ पता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइंस हो। रंजीत भाई, अन्नू, आप,
सब लोग कितना अच्छा गुशा, कितना अच्छा आप लाइफ को जानते हैं और कितना अच्छा समझते हैं। और उसकी खासियत यह है कि आपके माता पिता और आपका, मैं ये पैम्फलेट पढ़ रहा था और कितना अच्छा आपने अपनी मौसी की लास्ट मोमेंट्स के बारे में लिखा है। आपने किताब एक फिल्म के हिसाब से लिखी है। इंसान किताब पढ़ेगा लेकिन उनको एक फिल्म नजर आएगी, और ये खूबसूरती बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम राइटर्स में होती है, बहुत कम इंसानों में होती है कि जो आप महसूस करती हैं उसको इतनी अच्छी तरीके से तभी लिख सकती हैं क्योंकि आपके अंदर एक सच है, और सच को सच बनाने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक जो सच बोल सके, जो सच, दूसरा जो सच सुन सके। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम चाहे मिलते नहीं हैं लेकिन मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है, आपके काम के लिए, आपकी शिद्दत के लिए, जिस शिद्दत से आप काम करती हैं और जिस शिद्दत से आप ज़िंदगी जीती हैं वो बहुत प्रेरणात्मक है, और उससे मैं प्रेरणा लेता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आया हूँ और आपको म्यूजिक बंद करना बोल बज रहा है पीछे। बहुत मुबारकबाद देता हूँ आपको। म्यूजिक बज रहा है। यूँ गुजरी है अब तलक, आगे भी बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद। म्यूजिक बंद है क्या? अब मैं मतलब हम आप जिनको इससे पहले के भी आगे कुछ कहूँ, हमारे जो बड़े भाई हैं अनिल कपूर वो तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए पॉज आ गया। मेरे साहब आ रहे। बहुत पहले एक शेर, सब लोग शेर सुना रहे हैं तो मेरा भी दिल किया शेर सुनाने की। उधर वो घर से निकल पड़े हैं, यहाँ मेरा दम निकल रहा है, कहाँ दगा दे रही है किस्मत, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। क्या बात, आप मौजूद से अच्छा शेर नहीं सुना सकते क्या? आइए तशरीफ लाइए। परेश भाई, खेर साहब, सब आपका इंतजार कर रहा हूँ। आंटी को बोलना बैठना। आंटी बैठिए। मुझे क्यों नहीं? अब तस्वीर मुकम्मल हो गई। चल बढ़िया हो गया। नमस्कार। बहुत नर्वस हो रही हूँ सचमुच। आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ आए, मुझे सुना। अनुपम भाई ने इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं मेरे बारे में कि मुझे आत्मकथा लिखने के बाद आत्म आलोचना के लिए बैठना पड़ेगा कि सचमुच मैं उन शब्दों के काबिल हूँ या नहीं। और यहाँ सब लोग बहुत ख़ास हैं। अनुपम भाई आए, परेश भाई आए, अनु भाई हैं, रघुवीर भाई हैं, जसपिंदर हैं, 1000 किलोमीटर से ईश्वर अंकल आए हैं, शकीला भाभी आई हैं, कॉमरेड आए हैं हमारे, नितिन भाई आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या, सब लोगों का वो टाइम निकाल के आई हैं, उनका कोई और कार्यक्रम था। मेरी गला बहुत ख़राब है, 2 दिन से डॉक्टर बोल रहा है, आप उनसे कंफर्म कर लीजिए। ज़्यादा नर्वस होने की वजह से नहीं कर रही हूँ। कल उन्होंने मुझे दवाई दी है, बिल्कुल नहीं। तो ये मैं संक्षेप में कहूँगी क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कोई कुछ ऐसी ख़ास नहीं हूँ कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूँ, लेकिन अरब में कहावत है कि ईश्वर जब इंसान को बनाता है तो उसके कान में कह देता है कि तुम खास हो। और मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति खास है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बुद्धत्व को प्राप्त करने की एक पापी से पापी आदमी के अंदर एक बुद्धत्व को प्राप्त करने की एक ईश्वर उसको एक खासियत दे देता है। तो मैंने भी सोचा कि मुझे ये आत्मकथा क्यों लिखनी चाहिए,
क्योंकि जिंदगी को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब किया है। जैसे फिराक कहते हैं, जिंदगी क्या है, इसे आज ए दोस्त सोच लें और उदास हो जाएं। वहीं फैज कहते हैं, जिंदगी एक मुफलिस की क़िबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। कबीर कहते हैं, नैहर वाह हमका न भावे। और शेक्सपियर कहते हैं, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ नॉइज एंड फ्यूरी सिग्निफाइज नथिंग। तो अलग अलग लोगों ने ज़िंदगी के बारे में कहा है, लेकिन मैं अकबर इलाहाबादी के एक शेर से इत्तेफाक रखती हूँ और शायद वो थोड़ी सी फिलॉसफी मेरी लाइफ की बन गई है। अकबर इलाहाबादी ने कहा कि नहीं मिला जो बंदूक का लाइसेंस गम नहीं, नहीं मिला जो बंदूक का लाइसेंस गम नहीं, मैंने तो इस ख्याल को ही गोली मार दी। तो मैं जिंदगी में जो कुछ नहीं मिला उसको गोली मारती चली गई ख्यालों में। तो बाकी मैं थोड़ा सा झेल लीजिएगा, इतने सारे लोग आए, मौका नहीं मिलेगा फिर आप लोगों से रूबरू होने का, क्योंकि आप लोग बहुत अनुपलब्ध लोग हैं। आपने इतना ज़िंदगी में अचीव किया है, इतने बड़ी जगह पे बैठे और बाकी सारे लोग जो ख़ास हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, वो तो हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सिर्फ थोड़ी सी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इस आत्मकथा का, मेरी माताजी बंगाली परिवार से, ब्राह्मण परिवार से थी। मेरे नाना, मेरे मतलब ननिहाल जो था वो पूरा का पूरा कलाकारों का वो था, बंगाली थी जो थी। और मेरे नाना क्रांतिकारी थे। अपनी तीनों बच्चियों को लेके जब उन पे कुछ अत्याचार हो रहे थे अंग्रेज़ों के, तो वो एक छोटी सी रियासत थी टीकमगढ़, वहाँ आ गए। उस रियासत के जो राजा थे वो उन दिनों क्रांतिकारियों को शरण दिया करते थे। तो मेरे नाना को वहाँ, उनका नाम था श्री बंसीनाथ चैटर्जी, उनको वहाँ पे शरण मिल गई और शरण के साथ राजा ने उनको एक अच्छा खासा दीवान का ओहदा भी दिया। तो बड़े संपन्न परिवार से मेरी माताजी थी। उधर मेरे दादाजी, ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि आगे कहानी खुलेगी। तो मेरे दादाजी जो थे वो आर्मी में कर्नल थे और पूरा जो ददिहाल था वो पूरा का पूरा आर्मी के ऑफिसर से भरा हुआ था। लेकिन मेरे पिताजी, जिन्होंने लाहौर में शिक्षा ग्रहण की डीएवी कॉलेज से, अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़े हुए थे, तो उनको दो ही भाषाएं आती थी, उर्दू या अंग्रेज़ी। वो उन्होंने अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद पता नहीं उनको क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए और उन्होंने एक नाटक कंपनी खोली, एक बहुत बड़ी नाटक कंपनी। नहीं, पानी सोच दवाई से। तो इतने बड़े संसार में 200-250 लोगों की उन्होंने एक नाटक कंपनी खोली और अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन सब दिन को उतना एक समान। धीरे धीरे सिनेमा, जो आज हमारा पेट भर रहा है, उस समय उसने हमारे मुंह से रोटी छीन ली और सिनेमा ने थिएटर को बहुत पीछे कर दिया। उस ज़माने में 2, 4, 5 ही थिएटर कंपनियां होती थी, जिनमें एक मेरे पिताजी की थी। और जब धीरे धीरे थिएटर बंद होने लगे तो जितने भी विस्थापित कलाकार थे वो बाबूजी की कंपनी में आ गए। अब कंपनी बड़ी हो गई। अनुबंध ये होता था कि कंपनी चले तो पूरा राशन यानी पूरा पैसा दिया जाता था, और कंपनी बंद हो, शो नहीं हो तो आधा दिया जाता था। उस आधे में धीरे धीरे कर्जे बढ़ने लगे बाबूजी के, और बाबूजी ने ना कहना कहीं नहीं सीखा था। किसी को ना नहीं कहते थे, आ जाओ। माँ अगर बोलती थी कि कैसे करेंगे, इनकी तनख्वाह कैसे देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं, ये सिर्फ कलाकार हैं, ये कला ही जानते हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे
कर्जों के साथ माँ के गहने ख़त्म हुए। गहनों के बाद उनकी साड़ियों का नंबर आया, क्योंकि उस ज़माने में जरी की साड़ियाँ होती थी और वो सच्चा सोना होता था, साड़ियों में जो लगा होता था। सोना और चांदी जो भी थे, गहनों के बाद वो साड़ियाँ जलने लगी और उनका बेचा जाने लगा। फिर भी काम नहीं चला और हम लोग अजीब से गरीबी में पल रहे थे, जहाँ 200-250 लोग थे और सब भूखे थे, और उसके साथ कंपनी का मालिक भी भूखा था और उनके बच्चे भी भूखे थे। इस वजह से मम्मी को छोटी छोटी जगहों पे नौकरी करनी पड़ी। टेम्पररी नौकरी होती थी। आज 6 महीने इस गांव में है, 6 महीने साल उस गांव में है, जहाँ भी हमारे, क्योंकि मम्मी का मेरा मानना था कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है जीने के लिए, जो मेरे फादर की फ़िलॉसफी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वो कहते थे ज्ञान होना चाहिए, पढ़ाई जो स्कूलों में और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है ज़िंदगी के किसी काम नहीं आती। वो पूरी फ़िलॉसफी में जीते थे। ये सब होते होते लेकिन मम्मी का ये मानना था, माँ मेरी मानती थी कि नहीं, आपको पढ़ना बच्चों को कल को नौकरी चाहिए पेट पालने के लिए, तो बहुत ज़रूरी। लेकिन हम जिस भी गांव में या कस्बे में रहते थे, इस आत्मकथा में जो सबसे ज़रूरी मैंने वो लिया है, हम जिस गांव में रहते थे, जिन भी गांव में, उस ज़माने में नॉर्थ इंडिया में नौटंकी को बहुत ख़राब दृष्टि से देखा जाता था। तो मैं जब सुन जाती थी, मैं अपनी कहानी कह रही हूँ तो मैं बताऊँगी, मुझे नहीं मालूम अनुभव क्या है, उनका भी उससे ही कुछ हो रहा होगा, लेकिन हर व्यक्ति अपनी तरह से ज़िंदगी को देखता है। तो जब मैं वहाँ जाती थी स्कूल में, तो 2 चीज़ें होती थी। एक होता था मेरा टिफ़िन, जिसमें आधी रोटी होती थी, अचार होता था, और मेरी सहेलियों के टिफ़िन में पराठे होते थे, माल होता था अच्छा खासा। वो मुझे कभी जब ऑफ़र करती थी तो कई बार लालच आती थी कि मैं खा लूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता था मेरा छोटा भाई भूखा है, घर पे सब भूखे, तो वो रोटी मुझे वो नहीं भाती थी। छोटे से होने पे भी एक थोड़ा सा शायद सेंसिटिव थी और भावुक थी, तो नहीं खा पाती थी मैं। दूसरी जो चीज़ होती थी, तो मैंने टिफ़िन ले जाना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं टिफ़िन ले ही नहीं जाऊँगी, और सहेलियों से बोलती थी कि मैं तो बहुत खा के आती हूँ, तो मुझे दोपहर में भूख नहीं लगती। दूसरी जो चीज़ होती थी वो थी मेरी सहेलियाँ, अगर मैं उनके घर कभी चली जाती थी तो वो मुझे कहती थी तुम हमारे घर मत आओ। तो मैं कहती तुम आ जाओ हमारे घर, तो बोलते नहीं तुम भी मत, हम भी नहीं आ सकते। एक सहेली थी नसीम, वो बोली अब्बा डांटते हैं, तुम नौटंकी की औरतें हो ना, तुम लोग अच्छी औरतें नहीं हो। अब ये जो त्रासदी है, ये शायद उतनी अन्नू भैया या रंजीत भाई या निखिल ने उतनी नहीं झेली होगी। जो सामाजिक उपेक्षा नाटक की वजह से, जो मैंने, और माँ तो मेरी जवान थी, खूबसूरत थी, बहुत विदुषी महिला थी। उन्होंने क्लासिकल सीखा हुआ था किराना घराने से, और आज मुझे कहते हैं बिल्कुल वो नहीं होता है। मेरी किताब में मैंने लिखा है, उनको म्यूजिक डायरेक्टर वसंत देसाई ने अपनी फिल्म में 6 गाने पूरे दिए थे उनको गाने के लिए, पूरी फिल्म का गाना। लेकिन मेरी दादी ने कहा कि हम नाचने गाने वाले लोग नहीं हैं, और माँ ने कभी गाने को परस्यू नहीं किया, कभी उन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कभी उसकी कंप्लेन भी नहीं। होता है ना बाबूजी को ताना, अरे आपकी वजह से मेरे कुछ नहीं। और ना कभी मैंने दोनों को, मेरे मदर फादर को ये देखा कि वो कभी ग्लोरियस पास्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, अरे हमारे पास क्या था, कभी जो है वो है। और कुछ पता एक अजीब से मुझे तो लगता है कि हमने जो हमारे घर में संत थे उनको मिस कर दिया, कि हम उस समय पता नहीं था कि सच में संत लोग कैसे होते हैं। और आज हम जब उनके बारे में जानते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं कि हमें कितनी कमियां हैं, हम इन चीज़ों को, इन चुनौतियों को बहुत अच्छे से ग्रेसफुली हैंडल नहीं कर पाए, या हमने कहीं झूठ बोला, कई जगह झूठ बोला, कई जगह चालाकियाँ की।
तब हमें ये होता है कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से जिंदगी सच पे गुजारी होगी। तो इसमें वो त्रासदी है। और थिएटर कंपनी की जो महिलाएं होती थी उनकी भी है, जो इस तरह की महिलाएं होती थी वो जो समाज से तो उपेक्षित थी, लेकिन वहाँ भी जो पुरुष प्रधान समाज है, जो वो फ्यूडल मानसिकता है, वो कहीं थिएटर कंपनी पे भी काम वो ही कर रही थी। तो वो कमाती थी, इसके बावजूद वो बुलाती थी। तो उनकी भी कहानी है, सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं, मैंने जो देखा है और बालमन में जो एनालाइज किया है उसकी कहानी। मेरी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण सफर है पुरी साहब, उनके लिए मैं जहाँ से अक्सर हौसले जवान होते हैं। वाह वाह वाह। आई धोनी साहब वेलकम जी। तो ये मुझे याद आया। खैर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी पीछे खड़े हुए मुझे याद आया, अन्नू भाई अस्पताल में जन्म लिया, सुल्तानिया जनरल अस्पताल भोपाल में, एक ही अस्पताल में एक ही जगह में सांस की पहली सांस दुनिया में हम लोगों ने एक ही छत के नीचे हो गए जानते हुए मेरी बहन को। और मैंने आज तक उनको इतना गंभीर नहीं देखा, अकेले में भी जितना आज मंच पे देखा। कितनी बड़ी उलझन हो, कितने बड़े उतार चढ़ाव हो, कुछ भी हो, इनके दांत कभी दिखना बंद नहीं हो। ये हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, ये दुख और तकलीफ भी ह्यूमर में सुनाती हैं। हम लोग मतलब इतने सारे किस्से, मैं क्या बताऊं, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मतलब कितने बड़ा उलझन हो, दुख हो, लाया गया। तो आप सोचिए किसी भी लड़की के लिए जिसने जिंदगी में किसी से बहुत शिद्दत से प्यार किया हो, छूट के प्यार किया हो, शादी की हो, अपनी जिंदगी अपनी जवानी दी हो, और उसकी तरफ से नोटिस आता है, कोर्ट में बुलाया गया हो, तो आप सोचिए कितना बड़ा तकलीफ का लम्हा है। चश्मा लगाऊं काले फ्रेम का, हाथ में इंडिया टुडे होना चाहिए, उससे थोड़ा इंप्रेशन जाता है। और बोले वो लेके मैं बैठ जाऊंगी, गंभीरता से बैठी रहूंगी, और जब वकील बोलना खत्म करेगा और जज मुझसे बोलेगा सीमा कपूर आपको कुछ कहना है, तो मैं ऐसे उठूंगी, औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। तो ये इनकी एक खासियत है जिसे सीखना चाहिए कि इन्होंने, मैंने जिंदगी में पहली बार आज उनको इमोशनल और गंभीर देखा है। तो अभी इसी देखिए आप बंद हो ही नहीं सकते वो। तो खैर मैं जो है अभी मैं गुजारिश करता हूँ रघु भैया से, रघुवीर जी जरा आप आए, और आप सबसे पुराने साथी हैं, सबसे पुराने बचपन से जानते हैं। और मैं बिल्कुल देहाती आदमी, और मेरे एक दोस्त के साथ घर से भागा था, और जब नाटक कंपनी में पहुंचा, तो हमने पहले दिन नाटक कंपनी देखी हूँ, पारसी थिएटर लफ्ज भी हमने पहली दफा सुना। तो देखा तो जो मेरे जिसके साथ मैं घर से भागा था वो प्रोफेशनल भगोड़ा था, वो हर महीने में 2-3 बार भाग जाता था। तो हुआ ये था कि मैं हायर सेकेंडरी फेल हो रहा था, तो फेल होने की शर्मिंदगी मैं गाता था ऐसे ही, तो किशोर के, कुछ किशोर कुमार के, और ये सब करते करते साइंस दिलवा दी कि नौकरी अच्छी लग जाएगी तो शादी कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक दिन बाद में रिजल्ट आने वाला है, तो उससे एक दिन पहले मुझे पता लग गया था कि फेल होने वाला हूँ। तो मैं शर्मिंदगी में बैठा हुआ अपने वही स्कूल के सामने एक आम का पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठा हुआ, तो वो प्रोफेसर आया कि तो क्यों बैठे हो? मैंने कहा यार क्या बताऊं, कल फेल हो जाऊंगा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही, करूं क्या? तो कहने लगे कि करो क्या? तो मेरे समझ नहीं यार, मैं सोचूं घर छोड़ के चला जाऊं। कहता भागोगे? मैंने कहा हाँ भागते। भाई साहब उसका साथ मिल गया, मैं भाग गया। पहली दफा मैं ट्रेन में बैठा उसके साथ में,
और पता ही नहीं था। नाश्ता भी कहते ब्रेकफास्ट से करते हैं। ब्रेकफास्ट का मुझे मतलब ही नहीं पता ब्रेकफास्ट होता क्या है। हम तो कलेवा करते थे कि कलेवा नाश्ता होता था, ब्रेकफास्ट का हमें मतलब पता नहीं। तो उसने मुझे ब्रेकफास्ट करवाया उधर, तो वो किया। उसके बाद किसी तरह हम वहाँ ललितपुर पहुँचे। ललितपुर में ये बाबूजी की नाटक कंपनी लगी हुई, भोपाल थिएटर कंपनी। थिएटर लफ्ज मैंने पहली दफा पढ़ा और समझ नहीं आया कि ये भाग गया। मैं फिर अकेला बचा। अब मैं क्या करूं, तो मैं सीधा पहुंचा नाटक कंपनी में। तो बाबूजी बैठे हुए थे और भी लोग थे वहां पर। तो सब बैठे हुए, पहली मुलाकात थिएटर में मेरा वहां, और सारे लोग वहां, हारमोनियम मास्टर ये सब लोग बैठे हुए। तो मैं पहुंच गया। तो एक किशन नाम का लड़का था वहाँ जो कॉमेडियन था, वो लेके गया था एक्चुअली। उससे मैंने कह दिया था, वो ले गया, बाबूजी से मिलवाया। बाबूजी बैठे हुए, तो उसने बताया कि ये ऐसा ऐसा है और ये इसके साथ जो आया था वो भाग गया। अकेला बच्चे, समझ नहीं आ रहा इसको क्या कर। बेटा करते क्या, मैंने गाना गा लेता हूँ। तो उनको सुनाओ, तो मैंने सुना दिया। मैंने उनको गजल सुना दी। गजल सुनाएंगे, मैं तो गाती उनको कि बदली तेरी नजर तो नजारे बदल गए, ये चांदनी ये चांद सितारे बदल गए। लहरों से पूछ लीजिए साहिल भी है गवाह। तो कहने लगे बेटा गाते तो सुरीला हो, लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा खराब है। तो मैंने उनसे कहा कि जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। और मुझे लगा कि तलफ़ुज़ तबले से कोई ताल्लुक होगा। बाबूजी मुस्कुराए और कहा कि बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है। तो मैंने कहा हाँ वही। तो कहते क्या वही, अभी तो तुम तबला कह रहे थे। तो मैंने कहा बाबूजी किसी तरह भर्ती कर लीजिए, मैं अपना तलफ़ुज़ ठीक कर लूँगा। तो भाई साहब बाबूजी ने 2 रुपये 50 पैसे में बड़े खुश हुए। उन्होंने 2 रुपये 50 पैसे में मुझे रख लिया, तबले वाले आदमी को, और रखा। और उसके बाद फिर मैं बस, और यही बात बाबूजी हमेशा सबसे बताते रहते थे कि तो हमने कहा नहीं ठीक करेंगे। तो फिर मैंने ठीक किया। फिर मैंने, बाबूजी ने मुझे फिर उर्दू लिखनी पढ़नी सिखा दी। फिर मैंने वहाँ उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी और मैंने अपना तबला ठीक कर लिया। चलिए था ये कि मैं बेताला भी था। तो मुझे लगा बेताला हूँ तो तबले वाली बात कुछ हुई होगी। तो मुझे क्या मालूम उसका तबला। आज भी मैं से सीमा कभी नहीं कह पाया, मैं गुड्डो ही कहता हूँ कि छोटी सी थी और इसने मुझे डांट भी बहुत पड़वाई, मार भी पड़वाई है। मम्मी से पिटवाया इसने, क्यों? इसकी हंसी की वजह से। वो सही कह रहे थे अभी रूमी भाई कि पिटवाया है। और एक तो मम्मी से पिटवाती तो मैं बाबूजी के पास चला जाता था। बाबूजी जब गुस्सा होता तो मम्मी के पास चला जाता था, वो लेके नहीं जाती थी गुड्डू। क्या हुआ कि एक तो हम दोनों काले थे, हम दोनों काले हैं। और ये मुझे आइडिया दे कि भैया साबुन से नहाएंगे ना, और हम ताल में कंपनी लगी हुई और वहां से करीब डेढ़ घंटा लगता था। हम लोग चंबल नदी थी वहां जाते थे। मैं था, गुड्डो और जफर संजय, हम तीनों जाया करते थे। तो बस जब एक तो भूखे रहते तो वहाँ रोटी तो मिलती नहीं थी, कुछ 8 आने 10 आने या कुछ जो मिलता था उसी का हम कुछ ले जाते थे। और वहीं चंबल 1-1.5 घंटे पहुँचते तो वहीं नहाते रहते थे और एक साबुन की बट्टा खरीद लेते थे। उन दिनों हंसिया छाप साबुन था, हंसिया छाप और बूट छाप साबुन है। तो हंसिया छाप साबुन, एक वहाँ ऐड चलता था, हंसिया खूब चला भाई, हंसिया खूब चला। तो हम लोग हंसिया छाप साबुन ही याद था। और उसकी खास बात यह कि हंसिया छाप साबुन जब मैल को काट देता है, मतलब मैल काटने के लिए हंसिया की तरह मैल काट देता है। तो ये गुड्डो मुझे ले जाकर भैया हंसिया छाप साबुन से नहाएंगे हम लोग।
अब जाके वहाँ रगड़ रगड़ के एक बट्टा ले जाते थे, आधे से कपड़े धोते थे और आधे से नहाते थे, और नहाने के पहले सूखने और ऊपर से सरसों का तेल लगा लेते थे। तो छटपटाते रहते थे और बड़े किसी तरह वहां से नहा धो के और ज्यादा काले होते चले आते। फिर हमने साबुन बदल ली। तेजी से तेज धार में चले जाते थे, मैं किनारे तैरती रहती थी। एक दिन मुझे ना वहाँ नारियल मिलाए, होते थे हम। मैंने कहा भैया नारियल, अरे तू मत छूना, तू नहीं छुएगी, मैं जादू करूंगा। हमें भी लगता था ज्यादा खा रहा था ना, तो ये थू करके नारियल फोड़ा और हम लोगों ने खाया। अब उसके बाद डेली हम लोग नारियल ज्यादा ढूंढते थे बनिस्बत नहाने के। एक दिन मुझे लाल कपड़ा मिला, मैंने कहा मैं इसकी चट्टी बनवाऊंगी। भैया ने कहा मैं बड़ा हूँ, मैं बनवाऊंगा। अब पहले तो हमारी एकता थी, मम्मी से डर के हम लोग जो छुप के जाते थे, मैं रात की रोटियां बांध लेती थी। जफर भाई बोले कि नहीं, मैं ये कपड़ा मेरे बिल्कुल फिट आएगा। ऐसे फूट पड़ गई, मैं रोती रोती आई और मैंने मम्मी से ये राज साझा किया। मैंने कहा मम्मी कपड़ा मैंने ढूंढा, चड्डी किसकी बनेगी? तो ये मम्मी बोली ये कौन सा कपड़ा है, कहाँ जाते हो तुम लोग? कट्टू, तीनों लाइन में खड़े हैं, थर्ड चढ़े पड़ रहे हैं। अब मैं ये सोच रही हूँ मेरी तो गलती नहीं, मेरा तो इन्होंने वो कर लिया। तो ये भैया जो है ना मेरे वो कर रहे हैं ना, काली थी। नारियल के फोड़ के एक दिन मम्मी को खिला दिया। बात बताइए मालूम है वो लाल कपड़ा क्या था? और मैं जाके वहाँ पे जो कोयला मिलता था उससे बात मारी थी अच्छे से। उन्होंने कहा वहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, उनका नारियल दीदी को गुस्सा कब आया जब वो काली बोला? अब ये हंसने में भी पिटवाया है। हम बवाली मंडी वहाँ थे तो मम्मी दोनों को साथ ले जाती थी। चल बेटा वहाँ कहीं जाना, किसी मेहमान के उसको ले जाएगी, गुड्डू को ले तुम दोनों चलो। और अच्छा गुड्डो को संभालने के लिए मुझे ले जाती थी और मुझे संभालने को गुड्डो को ले जाते थे, इसलिए कि हम कुछ भी देख ले और हंसी आ जाती थी। और ये ऐसा हंसती है, कसम से ऐसा हंसती है, ऐसा जाले मारती है, ऐसे दबा के इतना करते हुए मेरी हालत खराब। तो हम एक जगह गए हम लोग, मम्मी ने एक तरफ मुझे बिठाया और एक तरफ इसे बिठाया, तुम लोग दोनों साथ बैठते तो हंसते हो। तो मम्मी पीछे बैठी हुई था। अब उनकी एक बेटी थी, क्या गाती है? मम्मी ने पूछा क्या गाती है? तो कहती है जा रे कारे बदला। नहीं कर दिया तो मैं कहाँ रुकने वाला, मैंने और भी कर दिया। अब दोनों रो के रहे, अपनी हंसी यूं पकड़ के और ये गाल दांतों में दबा के हम अधमरे हो गए सर। यहाँ हंसी नहीं रुक रही। अब वो लड़की वो भी गाने ऐसे गा रही जैसे चाय पी रही हो। जा रहे कारे बदरा ऐसे बुद्धू के साथ वहीं जाके रो। उसके बाद मम्मी ने आके उसमें किसी तरह हम समेट के बाहर निकले और रास्ते भर जो डांटा है हम लोगों को जाके किसी पता नहीं बाकी थी, पिटता नहीं था। ऐसे इसने बहुत पिटवाया है मुझे। एक और मैं बताना चाहता हूँ भैया, उसने कहा अन्नू शामिल है उसमें। इन्होंने अन्नू एक गाना नया इसने सीखा।
अनु भगवान हो गई। अब एक बात बता दूं, मैं सच कह रहा हूँ, जो स्वाभिमान, जो सलीका, जिंदगी जीने का मैंने यहीं से सीखा है। बाबूजी, मम्मी, गुड्डू, अन्नू, अगर वो ना सीखा हो तो सच आवाज यहाँ ना होता। सब कुछ इन्हीं का है, सच कह रहा हूँ, इन्हीं से सीखा है। मेरी जबान, मुझे बोलने का जो भी बोल पाता हूँ या कर पाता हूँ, सब यहीं से। तो तबले वाला आदमी जिसका तबले ठीक नहीं, तो अनु ने गाना सिखा दिया मुझे। मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, अनु की बात आई तो कभी बोलना पड़ेगा। अनु ने 2 गाने, अरे मैंने गा दिया वो गाना, जैसे मुझे 1 रुपया इनाम मिल गया। तो अनु थोड़ा थोड़ा गाता, फिर मैंने अनु से पूछ के याद कर लिया। रेशमा जवान हो गई, और मुझे समझ नहीं आया, रेशमा जवान हो गई, तीर कमान हो गई। पता लग गया, मम्मी ने सुन लिया कि रेशमा जवान ये गाना गा रहा है, रेशमा जवान हो गई, तेरा दिमाग खराब है। तो मैंने देखा कि मैं गाना गा रहा हूँ, चिमटा लेके मेरे बगल में खाई का सलीका और जिंदगी जो वहाँ मिली, जो मजा मुझे वहाँ, मैं बड़ा भावुक हो गया जब वहाँ मेरे यही है वो गुड्डो जिससे मैं आज तक सीमा नहीं कर पाया। अब ऐसा लगता है कि मैं इसको सीमा दीदी कहना शुरू कर दूं। थैंक यू। रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और के वक्त किसी ऐसे से मिले जो आपको इंस्टेंटली अपना लगे। और मेरी और दीदी की मुलाकात हुई थी, हम एक शो कर रहे थे साथ में, जो दीदी दिख रही थी। और जब भी कोई घबराहट होती थी, स्ट्रेस होता था, मेरी वो उनके लिए शब्द जरूरी नहीं होते हैं। मेरा शायद दीदी के साथ यही रिश्ता रहा। बहुत कम होता है कि आप मुंबई जैसे शहर में किसी को वाकई दीदी माने, और मैं ये जो यहाँ बैठी है बहुत प्यारी सी दीदी मानती। और बहुत कम होता है बड़े हक से जाकर आप कहो कि दीदी भूख लगी है, मैं खाना खाने आ रही हूँ, और जो वो थाली पर प्यार परोसती। उन्होंने मुझे डायरेक्ट किया एक फिल्म में, हार्ट द वीकली बाजार, और ऐसी फीलिंग कभी आई। हमने ये नहीं जिक्र किया, मैं जरूर कहना चाहूँगी कि जितने भी पशु पक्षी होते हैं ना, वो इन्हें कहीं ना कहीं से ढूंढ कर आ जाते हैं। और मैं जब अपने घर पे एक पेट लेकर आई तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं रख सकती हूँ? तो कहा बेटा रख ले। तो फिर मैंने भी अपनी डॉगी का नाम सखी रखी, जो वाकई बहुत खूबसूरत है, लिखता खूबसूरत है खूबसूरत, गाती खूबसूरत है। मतलब यू आर अ मल्टीफैसेटेड पर्सन, एंड मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा हूँ। और बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जिस राह पे आप कदम रखें, आगाज़ तमन्ना हो जाए, कश्ती जो उतारे, बाकी इसको रहने देते। बहुत सारा प्यार दिल से टू ऑल दीज रियल पीपल हु आर सिटिंग हियर। इट्स लवली बीइंग। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि मैंने आदरणीय सीमा जी के साथ काम किया है, जो बहुत ही यादगार रहा है। तो एलानिया टाइटल जो है यूं गुजर गई, अब तक मैंने सारे पत्ते बिखेर दिए हैं आपने, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। ऐसा मैं समझ सकता हूँ, जिंदगी का जो भी तजुर्बा है, जो अच्छी लेखिका है, मुझे रूमी भाई बार बार कहते हैं, अनु भाई भी बार बार कहते हैं, और जो अपने खैर साहब जो बोल के गए कि पूरा फैमिली कमाल है। अनुभव के साथ तो मैंने काफी वक्त निकाला है। जब मेरे लैला मजनू में जो डायलॉग जो था, उसका क्या मतलब है, 70 किलोमीटर कहाँ खत्म हो जाते थे मुझे पता भी नहीं। और मैं जब उतरता था इतना ज्ञान मिलता, मैंने बहुत कुछ सीखा है ऐसी संगत करके। तो मुझे यही मेरी उम्मीद है कि मैं कभी आपका कुछ लिखा हुआ मैं कुछ परफॉर्म कर सकूं फिल्मों में। तो ये क्योंकि मैं तो उसी तरह से वो क्या कहते, यही मेरी अभिव्यक्ति रहेगी। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। एक और किस्सा अनु भाई याद आया मुझे। गुड्डू भाई भारती जी प्लीज, आप नहीं, आप मौजूद हैं और जी प्लीज। सबसे पहले मैं सीमा जी को बुलाऊंगी कि मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगी।
सीमा जी की तरफ से। मैडम इकडे ना सेंटरला या साइड। मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ उनकी भाषा, उनका सोचना। मैं उनके घर पे भी जा चुकी हूँ और हमेशा इतनी अच्छी बातें करती है वो। मुझे अनु जी की बहन है, अनु जी भी बहुत अच्छी बात करते हैं। हम बात करते हैं तो ये सारे भाई और बहन बहुत सेम है और बहुत अच्छी बात करते हैं। एक लेखक होने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आत्मचरित्र पढ़ना मेरा शौक है। तो आत्मचरित्र जब उन्होंने बोला तो मैं बोली जरूर मैं कार्यक्रम को आ जाऊंगी और पढ़ूंगी भी। लेकिन वो बहुत संवेदनशील है ये मैं जान चुकी थी, क्योंकि काफी बार मैंने उनको प्रोग्राम में हमारे बुलाया था, वो काफी बार आ चुकी है और उनका जो भाषण और हेल्प करने की उनकी जो तैयारी मैंने देखी वो बहुत ही बढ़िया है। जब कोविड का समय था उस वक्त भी सीएम रिलीफ फंड के लिए हम लोग जा रहे थे तो मैंने सिर्फ उनसे जिक्र किया तो उन्होंने तुरंत 1 लाख रुपए का चेक हमारे हाथ में दे दिया। मैंने हमारे सीएम फडणवीस साहब को भी बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लोग आगे आ चुके हैं और सीमा जी को तो मैंने बोला भी नहीं कि दे दो, तो सीमा जी ने चेक बुक लेके तुरंत दे दिया। मुझे काफी आश्चर्य भी हुआ और समाधान भी मिला कि केवल ऐसी सोच नहीं तो काम भी करते हैं और दिखाते भी हैं। मैं उनको फिर एक बार मुबारकबाद देती हूँ। आपका आगे का जीवन भी ऐसा ही बहुत अच्छे से जाएगा, हमारी भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। तो अभी मैं गुड्डू जी, मैं मोनी साहब, अनु भाई, परेश जी तशरीफ लाई, हम लोग किताब रिलीज करते हैं, बुक लॉन्च कर देते हैं, है ना? सर आइए कुमार जी प्लीज। नीरज जी थोड़ा सा, नीरज जी आइए, आप हाँ किताब सेंटर में। हाँ अनुसार सीमा जी बोनी सर इधर या मेरा बहुत ही खूबसूरत ये पल है। और चूंकि अभी फूलों का आदान प्रदान हो रहा था और अब पुस्तक का विमोचन हो रहा है तो मुझे कुछ 2 शब्द याद आ रहे हैं जो इस पल के लिए मैं कहना चाहूंगी। बहुत ही यादगार ये पल है कि यहाँ पर फूलों को रखा है खुशबू महकाने के लिए, यहाँ पर फूलों को रखा है खुशबू महकाने के लिए, परंतु इस पुस्तक की खुशबू ने पूरे महफिल को ही इत्रालय बना दिया। हो गया, आइए साइड नहीं सर। अच्छा हाँ आइए। हाँ हाँ जी सामने ये सुनील मोबाइल पार्टी है। हाँ ओके ओके भाई, थैंक यू। अरे मैडम थैंक यू। सर हाँ चलो सामने देखिएगा।
थैंक यू। चलो ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ जी दिल से है। चपेगा तो एक ही फोटो। नहीं ये दिल से है ना, ये एक्ट है। वो भी पता नहीं। हाँ जी सर ये लीजिए। पता नहीं पड़ेगा। ना परेश भी आप पे थैंक यू। हाँ एक फोटो वाली बात परेश सर ये सेंटर परेश सर परेश सर परेश सर लुक कैमरा सर, ऑल ऑफ यू लुक कैमरास। पेन लेना। एक और बुक ला मोनी जी के लिए। मोनी जी को पेन दे दो जल्दी। क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पहले से आके बैठे थे। इस सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति मेरे और मेरे परिवार के लिए अति विशिष्ट है, VVIP है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से नाम लेने जाऊंगा तो जिन सब लोगों को मैं जानता हूं, पहचानता हूं, जिनके साथ व्यवहार किया है, उनके नाम लेके जिनको जानता नहीं हूं, जिनको पहचानता नहीं हूं, मुझे लगेगा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भारतीय लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, इसलिए आदरणीय महानुभाव आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीमा कपूर, रंजीत कपूर, अन्नू कपूर और निखिल कपूर की एक बहन और ग्रूशा कपूर, मीशा कपूर, ईशान कपूर, इंशा कपूर, वान्या कपूर, माहिर, कवन, आराधिता, आयाम और ईवान कपूर की परम आदरणीय बुआ जी के आत्मकथा के इस उत्सव में जब हम विमोचन करने जा रहे हैं, आप सब ने उपस्थित होकर समस्त कपूर परिवार को अनुग्रहित किया है, इसके लिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ सीमा कपूर जिस परिस्थितियों से हंसते मुस्कुराते, जिन वेदनाओं से, संघर्षों से, यातनाओं से, त्रासदियों से गुजरी है, वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए किसी वीरांगना से कम नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने निश्चित तौर पर अपनी आत्मकथा में लिखी होंगी, परंतु ज़माना कहता है कि सुश्री सीमा कपूर के एक भाई की याददाश्त बहुत तगड़ी है। ज़माना ये कहता है कि सीमा कपूर के एक भाई की स्मृति इतनी तगड़ी है, उसे पता नहीं किन किन नामों से बुलाता है, पुकारता है। तो हमें, हमारी परम आदरणीय बहन को भी पता नहीं होगा
कि उसने कब हमारे बाबूजी और हमारी माताजी के लिए चंद लाइनें लिखी थी जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। सीमा ने लिखा कि तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ लो, तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ लो, ताकि जब मैं मई और जून की चिलचिलाती दोपहरी में आकर बैठूं उसके नीचे, ताकि जब मैं मई और जून की चिलचिलाती दोपहरी में आकर बैठूं उसके नीचे, तो मुझे लगे थके हुए मुसाफिर का पड़ाव यहीं तक, बस यहीं तक। आदरणीय मित्रों, यहाँ आप जितने भी महानुभावों ने हमें अनुग्रहित किया है, हम सबके हृदयों में अपने माता और पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति वही प्रेम, आदर, सत्कार और मान बना रहे, इसी की प्रार्थना है। मेरी बहन ने लिखा है, अब यूं गुजरी है अब तलक जिंदगी, यूं भी गुजर जाती ही जिंदगी, यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। जिंदगी यूं भी गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तशने फरियाद आया, और मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया थकसर याद आया। एक ही बहन है तो हंसती रहती है, खिलखिलाती रहती है। मैं जलता हूं इससे, ईर्ष्या करता हूं कि इतने दुख सहने के बावजूद वो सबकी सहायता, सबकी केयर करने के लिए चिंतित रहती है। हमारी बड़ी भाभी यहाँ बैठी हैं, हम उन्हें प्यार से तिशा दीदी कहते हैं, है मेरी सबसे बड़ी भाभी। और आज से लगभग 56 साल पहले मैंने ही अपने भाई से इनको मिलवाया था। हमारे बड़े भाई बोनी साहब भी थोड़े से ही बड़े हैं, वो बैठे हैं, और उनसे भी बड़े भाई यहाँ पर अपनी उपस्थिति से मुझे धन्य कर रहे हैं। माननीय श्री अनिल चौधरी साहब, जो उन लोगों में से हैं जिन्होंने, मेरी तो कोई हस्ती नहीं है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, सच बोलूं, न शक्ल है, न सूरत है, न कोई पर्सनालिटी है। अगले जन्म में अगर कोई है तो मैं यही कहूँगा, नो टैलेंट ओनली ब्यूटी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसकी चाह है कि नो टैलेंट ओनली ब्यूटी को भी, जब वो कॉमेडियन का रोल किया करता था, उस व्यक्ति को भी कबीर का रोल दे डाला। ऐसी गलती कर डाली इन्होंने। सामने श्री बोनी कपूर बैठे हैं, जिनकी वजह से मुझे मुंबई शहर में एक अपना सेपरेट एक कमरा मिल पाया, 5000 रुपये का चेक दिया। आज भी वही प्यार है, वही स्नेह है। मैं उतना सौभाग्यशाली तो नहीं हूँ जितना मेरी बहन है। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध।
सो हमने सबने, आप सब, हम सब अपने अपने युद्ध लड़ रहे हैं, कोई कम नहीं है। ये जीवन ही संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, फियर्स बैटल है। So you have to be emotionally, physically and mentally strong to fight this battle. Although, nevertheless, in the end you will lose this battle. आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए एक फिल्मी गाना मजरू सुल्तानपुरी का गाया वो बहुत सार्थक लगता है। बड़ी बड़ी जब बातें करते हैं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुनिएगा, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती, आती है जाती है, सुख दुख तो अपना साथी है। ये दुखों का जो कच्चा छिट्टा है, वो मेरी बहन ने लिखा, यूं गुजरी है अब तलक। कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब, आप करने लगे पल पल का हिसाब। कैसे लिखोगे मोहब्बत की किताब। कल नमस्कार करता हूं, मैंने अभी आपको देखा ईश्वर अंकल को। आपके साथ साथ मैं भी अभी उसी उम्र की पीढ़ी पे पहुंचने वाला हूं। आप अभी भी सही हो, मैं सही सलामत नहीं हूं। ईश्वर अंकल के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये भवानी मंडी की वो हस्ती हैं जिन्होंने 100 रुपया देकर मुझे NSD पहुंचाया था। और दुनिया के किसी हॉस्टल के मेस में खाना बड़ा स्वादिष्ट नहीं बनता है, परंतु अंकल आते थे अपने साथियों के साथ और 50 रुपये मुझे दे के जाते थे और मुझे शंकर मार्केट के ग्लोरी ढाबा में पहुंचाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था। बहुत मैं हो सकता है उससे 1000 गुना ज़्यादा पैसे वापस लौटा सकता हूँ, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ, वो समय वापस नहीं लौटा सकता। इसलिए आप हमेशा आपका कर्जदार रहूँगा, ईश्वर अंकल का कर्जदार रहूँगा, अनिल भाई साहब का कर्जदार रहूँगा, बोनी भाई साहब का कर्जदार रहूँगा। वो कर्ज कभी चुका नहीं सकता। मैं माफ़ करना, मैं कुछ चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों के अंदर आदमी सक्षम नहीं होता है। तो मेरी बहन ने ये जो अपने संघर्षों का हंसते हंसते लेखा जोखा जो किया है, ये उसके जीवन का कच्चा छिट्टा है। जो बहुत सारी चीज़ें उसने भाइयों से भी नहीं बताई, जो शायद ग्रूशा से शेयर की होंगी, जूजी से शेयर की होंगी। विक्रम को आज मैं लगातार फ़ोन करता, हमारा जवाई है ये, कि बेटा ये क्या, तो वहाँ पे पहुँच जाना, मैं थोड़ा सा लेट हूँ। नितिन भाई सामने बैठे हैं, आदरणीय नितिन भाई का सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमारे डॉक्टर वोरा हैं, हमारे भाई डॉक्टर जी रत्नपाल की जोरदार तालियों के साथ। ऐसे आप ताज्जुब करेंगे, हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे लोग आए हैं कि जिन्होंने हमारे ऊपर ही उपकार नहीं किए हैं। आप अगर मेरा नाम लेकर भी डॉक्टर वोरा, डॉक्टर रत्नपारखी के पास जाए, वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ दिस कंट्री, वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ दिस सिटी, अगर मेरा नाम लेके भी चले जाएंगे तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर आपके पास अगर पैसे हैं तो ईमानदारी के साथ पैसे देंगे, कंजूसी मत कीजिए। मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, मेरी बहन है, तो कहूँगा, कम कहूँगा तो भी मुश्किल है, और ज़्यादा कहूँगा तो भी मुश्किल है। भाई साहब रघुवीर भैया ने बहुत कुछ कह दिया। भैया बहुत आभारी हूँ कि आप जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, आपने अपने करीब प्रोफेशनल करियर में आपने यश और कीर्ति पाने के बाद हमारे परिवार को याद रखा और प्रेम और अनुकंपा आपने बनाए रखी। हमारी बहन को अपनी बहन समझा। आज जफर भाई यहाँ नहीं हैं, उनको प्यार से मुन्ना कहते हैं। मुन्ना जफर भाई कहीं पूरे ट्रक के साथ कहीं थिएटर में जुटे होंगे, थिएटर करने के अंदर, और वो हैं जिनका दिल कब हथेली पे आ जाए इसका भरोसा नहीं है। लेकिन परंतु फिर भी
मैं बहुत आभारी हूँ रघुवीर भैया कि आपने ये मान सम्मान दिया। मेरी माताजी को, मेरे पिताजी को आपने याद किया, और मेरी बहन ने जाहिर है कि अपनी किताब में माँ और बाबूजी को वही सम्मान दिया होगा। और मैं ये कहता हूं कि आपकी हर संतान आपको उतना ही सम्मान दे, उतना ही मान दे, उतना ही आदर दे। आप इतने लकी हो जितना आदर मेरी बहन ने अपने माता और पिता को दिया। मैंने किताब पढ़ी नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ना आता नहीं है, और ये तो फिर भी मुझसे ज़्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन है मेरे पास, तो वो भी नहीं है, और मुझे उसका अफसोस नहीं है किसी पॉइंट के ऊपर। अभी ये लोग जब कह रहे थे कि मेरे पिताजी जो थे उन्होंने एकेडमिक्स पे कभी बिलीव नहीं किया। इसकी एकेडमिक्स अच्छी है। मेरा भाई, छोटा भाई जो निखिल है, आज उस चक्कर में मैंने, तुम्हारे बेटा निखिल, तुम्हारे चक्कर में मैंने निखिल अडवाणी को फ़ोन लगा दी, कहते दीदी बोलिए कौन सी फिल्म बनानी है। मैंने कहा नहीं भैया, मेरे निखिल कपूर मेरे भाई का नाम है। मेरा जो सबसे छोटा भतीजा है आयाम कपूर, उसके बाद तो मेरा ही बेटा है ईवान, वो अभी जाने वाला है। आज उसको बुआ ने आदेश दिया है, इन सारे बच्चों को आदेश दिया है कि पढ़ना होगा। ना आयाम के लिए मुश्किल है, ना मीशा के लिए मुश्किल है, ना गुरुशा के लिए मुश्किल है। मुश्किल मेरे ईवान के लिए होगा, क्योंकि मैंने एक अमेरिकन लड़की से शादी की है और उसको इतना अच्छा मातृभाषा, मतलब अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है, तो क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि हमारे आभारी हूँ और अपनी बहन के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। रूमी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मशकूर हूँ आपका कि आपने अपनी बड़ी बहन के लिए जो किया है, ये नहीं कहूँगा बड़ी बहन समझ के कि आपने बड़ी बहन के लिए जो किया है वो मैं तो नहीं कर पाया, आपने किया, और यही आपके बड़प्पन का और आपकी महानता का सबूत है। इस बात अपनी बहन के लिए प्रार्थना है कि बरसते रहो सावन सरी के खेत में, बरसते रहो सावन सरी के खेत में, महकते रहो चंदन सरी के देश में। बरसते रहो सावन सरी के खेत में, महकते रहो चंदन सरी के देश में। लोग तो मिट्टी से सोना ही निकालें और तुम मोती उगाओ रेत में। बात अन्नू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अन्नू भाई को। मैं अभिनंदन ही करता रहूं तो ज़िंदगी बीत जाएगी। अन्नू भैया ने जिन भी महानुभावों के बारे में बताया कि हमारे ऊपर बोनी साहब हों, अंकल हों, जिन्होंने भी एहसान किए, तो खाली उन पर नहीं किए, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों पे भी करती है। तो हम ऋण हो ही नहीं सकते और ना हम होना भी नहीं चाहते। ये अहंकार हमारे अंदर है ही नहीं कि इनके एहसान से ऋण हो जाएं या इनसे वो सब पे कर। जब मुझे बताते थे, मैंने बोनी जी ने मेरे लिए ऐसा किया था, मुझे लगता था ये उन पे नहीं किया, मेरे ऊपर भी करेगा। अंकल को तो बचपन से मैं बड़ा हो गया। शी हैज़ बीन माई पावर हाउस। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, और ये कई बार इनको कोई चोट पहुंचाता था तो मुझे फ़ोन पे सुनाना चाहती थी, तो मैं सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता था। मुझे ये फील होता था कि मैं क्यों नहीं हुआ उस वक्त, मैं यूँ कर देता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे ये इस बात की आप सबको नमस्कार, सीमा जी को बधाई। अभी इतने लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतने अच्छे किस्से सुनाए। मैं कुछ अंदर से जल सड़ रहा था कि मेरे पास ये किस्से क्यों नहीं है, मैं इतने देर के बाद क्यों सीमा जी को मिला। पर जब भी मिला मुझे ऐसा लगता है मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनसे मिला। मेरी बेटी जानवी को एक्टर बनना था, तो मेरी पत्नी को ऐसा लगता था उनका तबला ठीक नहीं, मतलब तलफ्फुज़ ठीक नहीं है।
तो उनको तबला सिखाना बजाना कौन सिखाएगा, मतलब हिंदी सही बोलना कौन सिखाएगा। तो खैर मैं इनको उस वक्त जानता नहीं था। मैंने रोमी भाई से फ़ोन किया और मैंने कहा कुछ तबले का बंदोबस्त करो। तो रोमी जी ने कहा सीमा जी हैं, वो रंजीत और अन्नू की बहन है। मुझे इनका उस वक्त पता नहीं था कि भाई एक और भाई एग्जिस्ट करता है। मैंने रंजीत साहब के साथ भी काम किया है, अन्नू जी के साथ भी काम किया है, और अभी इंटरेक्शन कई सालों से सीमा जी के साथ है। आई फील आई हैव एनरिच्ड माई सेल्फ बाय ओनली बीइंग एसोसिएटेड विद देम। मेरी बेटी आज आ नहीं पाई क्योंकि उनकी शूटिंग थी, और कल जब परसों मैंने कहा एक वीडियो बाइट बना लो तो शी सेड आई एम डूइंग सच एन इमोशनल सीन डैड कि मैं ठीक बोल नहीं पाऊंगी, और मेरा मेकअप भी कुछ उल्टा सीधा है। शूटिंग उनकी 2 से 2 की थी, तो 2 की जगह 6 बजे पैकअप होती थी। तो होता ये था जब मैं घर से निकलता था वो सोई रहती थी। तो मेरे ख्याल में वो बाइट रह गई कि हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, जब उनका शूट ख़त्म हो जाए। पर अंदर से उसको तकलीफ ज़रूर हो रही थी कि कुछ कर नहीं पाई, वो ना आ पाई और ना कुछ वीडियो वाइट दे पाई। आज मेरी छोटी बेटी की भी फिल्म का शो है, शायद वहाँ पे भी आ नहीं पाएगी क्योंकि वो इमोशनल तबले वाला सीन कर रही है जिसमें डायलॉग आता है। तो अपने लाइनें याद कर रही है और फिर तैयारी में लगी भी। आज मैं समझता हूँ अगर जानवी और खुशी का तबला सही है तो इनके बदौलत है। अन्नू जी ने मेरे बारे में कुछ कहा और मुझे इस चीज़ का एहसास पहले भी नहीं था। एक दो बार पहले भी ये मुझे सुना चुके हैं। मुझे एहसास कभी नहीं था कि मैंने कुछ किया है इनके लिए। मुझे तो ये पता था एक टैलेंटेड एक्टर है। एक हमने प्ले देखा था पृथ्वी में, एक रुका हुआ फैसला। उसके बाद जावेद साहब ने कहा कि पूरे जो 12 कलाकार थे उनमें से अन्नू जी भी एक थे। एम आई राइट अन्नू जी? तीशा जी को मैं रंजीत के साथ ही मिला था। जी हाँ, जी हाँ। रंजीत साहब ने जैसे तबला बजाना सीमा जी ने को जानवी को सिखाया, वैसे रंजीत साहब ने पंजाबी एक्सेंट में तबला बजाना अनिल को सिखाया। क्योंकि वो 7 दिन में वो प्रेम प्रताप पटियाला वाला का रोल कर रहे थे। गुलजार साहब ने सीन लिखे थे तो गुलजार साहब ने भी रिकॉर्ड करके दिया था, पर प्रैक्टिस करने के लिए और उसमें भी कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट हाफ में, खैर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा मतलब ये है कि रंजीत साहब का भी हमारे फैमिली में बहुत ज़्यादा योगदान है। तबला बजाना उन्होंने भी सिखाया मेरे भाई को, और सीमा जी ने मेरे दोनों बेटियों को। मैं समझता हूँ अर्जुन हैज़ लॉस्ट आउट ऑन दीज जेम्स ऑफ दिस फैमिली। किस्से सुन के राजपाल जी के, परेश के, रूमी के, अन्नू जी के किस्से सुन के अब तक जलन महसूस कर रहा हूँ कि मैं काश बहुत पहले से इनको जानता। मैं आज इनके मुकाबले में इतना कुछ बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि उस सफ़र से मैं नहीं गुजरा हूँ, बट कई सालों से मैं नज़दीक से इनको मिला हूँ, और जब भी मिला हूँ तो मुझे ऐसा लगता कोई अपना है, और दिल कभी भर जाता है इनको इनकी बात सुन के। But she's someone I adore, someone I respect. Thank you. मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सीमा जी के भतीजे। तो मैं सिर्फ चंद शब्द जो इनके लिए कहना चाहूँगी वो ये है कि अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसी वक्त हमें कोई बहुत ही मजाकिया बात याद आती है। और ये सिर्फ किसी मीटिंग या उसकी बात नहीं है, किसी की मौत पर भी। और ये हम दोनों विटनेस हैं इस चीज़ के। तो ये कहती है तो मेरी तरफ मत देखना, मैं कहती हूँ मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगी और आप मेरी तरफ मत देखिएगा। तो ये हमारा पैक्ट है। और दूसरी बात ये है कि मैं जब स्कूल में थी छोटी, तो सैटरडे संडे मेरा बुआ के साथ रहना फिक्स होता था। तो बुआ की ऑफिस की छुट्टी नहीं है कि मुझे जन्म देने वाली
So firstly, good to see you, sir. क्या कुछ कहना चाहिए आज के बारे में और सीमा जी के बारे में? Yes, सबसे पहले तो I'm quite overwhelmed with all what I've heard from different people who've spoken about the family, about her, and I feel blessed that I have got to know her. I thank Rumi to have introduced me to her. I, on behalf of my two daughters who've grown speaking the language, Hindi language, the credit goes to, a lot of credit goes to her. Again, Ranjit, who was part of the same family, he was very closely associated with us. When Anil was making his career, he too has contributed. It's always been enriching to be with this family, the members of this family. अनु ने जो वेस्टर्न में काम किया था वो लोग आज भी याद करते हैं. मैं समझता हूँ मैंने कुछ अच्छा किया होगा कि इनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैं समझता हूँ कि ये ताल्लुकात आगे बढ़ते रहें तो और ज़्यादा मैं सीख पाऊँगा इनसे. सीखना कोई एकेडमिकली सीखना नहीं होता. जो तजुर्बे होते हैं लोगों के, वो भी गुणी लोगों के, उनसे आदमी ज़्यादा सीखता है. तो कुछ मैं सीखा हूँ, कुछ मेरे बच्चे सीखे हैं, और ये ताल्लुकात बढ़ते रहे ताकि मैं और कुछ सीख पाऊँ. इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ. मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मैंने इन लोगों से मिला, इनके परिवार से बहुत कुछ सीखा. आज इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है, उसके लिए बधाई हो. और मेरे तरफ से गुड विशेस है इनको और इनकी तमाम फैमिली को. इनकी जर्नी बहुत कमाल की रही है और आगे चल के भी मेरे अलावा वो लोगों को ये एनरिच करेंगे. थैंक यू. ठीक है. जिसमें मेरे जो चमकते हुए दांत हैं वो विशेष हैं. देख लीजिए, मुर्दों से भी हंसी ढूंढ ली इन्होंने. आया. ताल में कंपनी लगी थी. माहिदपुर आलोट के बाद कंपनी ताल नामक कस्बे में आ गई. कंपनी जहाँ जहाँ लगती सबसे पहले हम कोई नदी या तालाब ढूंढते, क्योंकि पानी की किल्लत होती. दिशा मैदान जाना, कपड़ों का धुलना, तैरना और नहाना सब नदी पर होता. ताल में एक बड़ी सी नदी थी, कस्बे से 4 मील दूर. बचपन में पैर में ताकत और दिल में इतनी खुशी होती है कि मीलों चलने के बाद भी थकान नहीं होती. मैं, रघुवीर भाई और मुन्ना भाई, ये तिकड़ी कपड़े की गठरी और सनलाइट साबुन, हम नदी पर होते. नदी क्या थी, जहां तक देखो दूर तक पहला पाट. तेज बहाव, किनारे पर काली काली बड़ी बड़ी चट्टानें जैसे इधर उधर उग गई हों. हम तैरते, फिर कपड़े धोते, खूब मज़ा आता. लेकिन वापसी में भूख के मारे चला न जाता. मैंने एक तरकीब निकाली. रात की रोटी और थोड़ी सब्जी अखबार में बांधकर नदी पर लाती. तीनों खाते और मज़े से चले आते. लेकिन मेरी जीवन में खुशियाँ ज़्यादा देर टिकती नहीं हैं. माँ को पता चला, किसी ने उन्हें कह दिया था कि वह नदी बलि लेती है. नदी में डूबने की खबर यदि लगातार आए तो लोगों में यह धारणा बन जाती है कि नदी बलि लेती है. दूसरा, मैं बड़ी हो रही थी. पहले के ज़माने में लड़कियों के अंगों के विकास से पहले ही उन्हें बाहर दूसरों के साथ ज़्यादा निकलने नहीं दिया जाता था. मैं 8वीं में आ गई थी. Ladies and gentlemen, thank you very much for being here with us today to celebrate the book launch of my Bua's autobiography. It is my honor to read an excerpt from her book, You Guzri Hai Ab Talak. This is my first public appearance in front of an esteemed audience. Therefore, I seek your kindness and blessings. सपने जो हकीकत में बदले. बचपन से ही मुझे लगता था कि मैं दुनिया का हर काम सीख सकती हूँ
अंदर से आवाज़ आती तो कर सकती है। इन सपनों में साइकिल चलाने का सपना उन दिनों जुनून बन गया था। मेरे कुछ दीवा स्वप्न होते, जैसे मैं नोनी को डंडे पर बिठाकर साइकिल चला रही हूँ। जब मैं सोती तो मेरी दोनों टांगें हवा में होती और मैं उन्हें साइकिल के तरह चला रही होती। अक्सर रात में माँ उन्हें थाम कर मुझे थपकी देकर सुला देती। सोने से पहले और जागने के बाद मेरे ख्यालों में साइकिल ही होती। मेरा ये सपना कंपनी के प्रसिद्ध जगलर राघव बाबा ने पूरा किया। कंपनी दोबारा भवानी मंडी में लगी थी। मैं रोज़ बाबूजी से 10-15 पैसे झटक लेती। 10 पैसे घंटे पर 24 इंच अपने से 3 गुना बड़ी साइकिल किराए पर लाती। छोटी साइकिल तो वहाँ अद्धा मिलते थे, अद्धा महंगा आता था। साइकिल पर सिजर चलाने का अभ्यास राघव बाबा रोज़ करवाते। एक तीले के ऊपर से बाबा साइकिल को पीछे से पकड़े मेरे साथ दौड़ते। एक दिन मैंने सिजर चलाते हुए पीछे मुड़कर देखा। राघव बाबा तीले पर खड़े नजर आए। मैं मुंह के बल गिर गई और इस तरह मैंने सिजर चलाना सीख लिया। नमस्कार सभी को। अब अपने सपने को पूरा करने का समय आ गया था। अति उत्साह में एक दिन नोनी को बिठाकर चलाते समय मैंने उसे गिरा दिया। बेचारा 5 साल का नोनी सड़क के किनारे गिट्टियों के ढेर पर गिरा। उसका रोना चुस्की खिलाने पर भी बंद नहीं हो रहा था। आखिर मुझे पिटवा कर ही उसने सांस ली। मेरी धुनाई हो रही थी और वो चुस्की खा रहा था। ये चुस्की मैंने अपने बचत के पैसों से उसे चुप करने के लिए खरीदी थी। उस चुस्की पर मेरा पहला हक था। अक्सर पिटाई के बाद माँ जब थक जाती तो अपने काम में व्यस्त हो जाती थी। यही वो मौका था जब मैंने नोनी से अपनी चुस्की छीनकर खा ली थी और वो फिर रोने लगा था। नतीजा, एक और राउंड की धुनाई। माँ की पिटाई हम बच्चों तक ही सीमित नहीं थी। वह कंपनी के किसी भी बच्चे की उद्दंडता पर अपनी पिटाई का पूर्ण अधिकार रखती थी। मैं जिद्दी थी। मेरी छिपी हुई जिद को कोई नहीं देख सकता था। सबको ऊपर की डरी हुई लड़की नजर आती थी। अब मेरी दिली इच्छा थी कि नोनी साइकिल चलाना सीखे। कोई भी नया काम सीखने को उसे बोलो तो उसके मुंह से एक ही वाक्य बचपन से सुनती आ रही हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझसे नहीं होगा। देखो परीक्षा देने तो जा रहा हूँ, होना जाना तो कुछ है नहीं। मुझे उसकी इन बातों से बड़ी चिढ़ होती थी। बिना कोशिश किए कोई ऐसा कैसे बोल सकता है कि वो काम नहीं होगा। नोनी का नकारात्मक रवैया मुझे इतनी झंझलाहट से भर देता था कि मैं उसे शॉक ट्रीटमेंट देने लगी थी, यानी पिटाई करने लगी थी। थैंक यू। मैं कहूँगी कि आप सभी कपूर परिवार के वे चमकते सितारे हैं जिनके कंधों पर कपूर परिवार की परंपरा से प्रकाशित करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ। बट मुझे लगता है कि हर काम का एक वक्त होता है और वो वक्त जब आएगा तो वो काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने का। मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं दीदी की। हमारी आपस में अरे क्या कर रहे हैं? हाथ नीचे कर। जैसे बहनों की होती है वैसे हमारी कई बार एक साइलेंट फाइट भी हो जाती है, बहुत बार होती है, लेकिन फिर भी दीदी जहाँ होती है आई ऑलवेज विश द बेस्ट, और मैं जहाँ होती हूँ आई नो दीदी विशेस मी द बेस्ट। आई लव यू दीदी। जिंदगी मुकम्मल हो गई एक बड़ी बहन पाकर आपके रूप में। थैंक यू सो मच। और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, रमन जी आए हुए हैं राजकमल प्रकाशन से, तो उन्हें चाहूँगी कि वो स्टेज पर आए और कुछ थोड़ा सा 2 शब्द बोलें दीदी की किताबें। तो उनकी तरफ से ये केक आया जो मैं चाहती हूँ दीदी काटें। नमस्कार दोस्तों, मैं बैठ के शूट नहीं हो पा रहा है यार। आइए आइए। अनु सर, सर जरा इधर आइए, नहीं इस तरफ आइए। नहीं, हाँ चलिए काटे। हाँ काटे काटे। चलिए केक कटिंग। क्यों गुजरी है अब तक? तालियां। रुके तो ना कम से कम। 90 सेकंड
एक बार और हैप्पी बर्थडे टू यू की लेकर ऐसे ही मीठी मीठी गुजर जाएगी। रघुवीर जी स्टेज में हाथ मत डालिए। हेलो 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 मैडम। हाँ चलो। कुमार जी आ गए। कुमार जी कुमार जी कुमार जी कुमार जी कुमार जी को हेलो 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 मैम। ओ वाइट ड्रेस हेलो। अरे सर सर रुकिए सर रुकिए उनको क्लियर होने दो। एक मिनट रुको। ओ मैम हो गया। कुमार जी नहीं आइए बस खिलाना मैं सर मैम 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 चल ये वाडी चले नीचे ले मोबाइल। विशेष अतिथि जी हाथ थोड़े नीचे पीछे। हम कल जयपुर जा रहे हैं। अरे ले लिया सर कल जयपुर जा रहे हैं हम लोग। हम जा रहे हैं कल। और एक फ्लाइट छूट गई सुबह की फिर दूसरी फ्लाइट ले सबसे पहले तो सीमा दीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस आत्मकथा प्रकाशन के लिए। बहुत दिन से सोच रही थी और लिखना शुरू किया था, तो बहुत सारी बातें जो आप इसमें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो सब उनकी अपनी आप बीती है। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानती हूँ, जो मेरे साथ उन्होंने बहुत बार जब हम बैठते थे, तो अब भी जब हम बैठते हैं तो वो शेयर करती हैं अपनी यादें, और बड़ा हम लोग खूब हंसते हैं और खूब उन बातों को याद करके, इवन कि वहाँ तब के गाने जो हम लोग शेयर करते हैं, और मेरी चॉइस और उनकी चॉइस बहुत बहुत ही मिलती है, और उस चीज़ को हम लोग खुद गुनगुनाते हैं जब हम साथ होते हैं। तो ये एक आत्मकथा है, ये उनकी अपनी आप बीती, जिसको उन्होंने लिखा है, जिसको अल्फाज दिए हैं, शब्द दिए हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं, क्योंकि किताबें लिखी जाती हैं उसमें बहुत कुछ कहानियाँ होती हैं। ये कहानी नहीं है, ये आत्मकथा है, ये आप बीती है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो सच्चाई है वो पढ़ के, वो जान के आपको पता चलेगा कि सीमा कपूर क्या है, सीमा कपूर ने किस तरह की ज़िंदगी बिताई, कैसी ज़िंदगी बिता के अकेले लड़के कहाँ तक पहुँची हो। आज ये आत्मकथा जो उन्होंने अपनी लिखी है, इसके लिए मुझे तो सबको ही बहुत खुशी है, हमारी पूरे परिवार को सबको खुशी है, और दीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। आप सब ज़रूर पढ़िए इसे और जानिए। सबसे पहले बहुत कांग्रेचुलेशंस, सबके सामने कहानी आने जा रही है। आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे जब आप कहानी लिख रहे थे, और खुद के बारे में बहुत सारी चीजें लिखनी थी, थोड़ा सा ये भी होता है कि कैसे बताऊं मैं अपनी लाइफ के बारे में, आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आए? देखिए, चैलेंजेस लिखने में तो कुछ नहीं आए, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो मैं अकेले में बैठ के लिखती हूँ। जिंदगी में जो चैलेंजेस आए हैं और जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आए हैं, उनको मैंने लिखा है, और मैंने निर्भीक होकर बिना डरे, चाहे वो मुझे अपने बारे में लिखना हो, उसमें मुझे कितना ही क्या बोलना चाहिए, क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, वो मैंने लिखा है। उसी तरह मैंने दूसरों के बारे में भी जो मेरा नज़रिया था वो लिखा है। उसमें भी चुनौतियां थी मुझे ये कहने की कि मैं क्या कहूँ दूसरों के बारे में और क्या नहीं कहना चाहिए। उनकी मर्यादा रखते हुए, ग्रेस रखते हुए, मैंने मेरे साथ जो भी घटनाएं हुए हैं ज़िंदगी में, जो चुनौतियां आई हैं,
वो मैंने। मैम कई सारी चीजें आपकी लाइफ के बारे में पता, कई सारी चीजें लोगों को नहीं भी पता है, तो ये बुक के थ्रू उनके तरफ पहुंचेगी जो आपके फैंस हैं जो। जी जी जी, सबसे पहले मैं जब ये बुक अपनी आत्मकथा लिख रही थी तो सबने मुझे कहा कि इसे एक फिक्शन की तरह लिखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रहार हैं सोसाइटी पे हमारे साथ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, जैसे पुरी साहब और मेरा रिश्ता किन रास्तों से गुजरा है, क्यों हुआ है, तो ये सब चीज़ें मत लिखो। क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं इसको फिक्शन बना दूंगी तो इसकी सत्यता जो है ना वो झूठी हो जाएगी। तो जब तक आप ये साहस नहीं लेते, ये हिम्मत नहीं लेते हैं कि नहीं, मैंने अगर गलत कुछ हुआ है मेरे साथ, वो शर्म की बात नहीं है, मुझे उसको दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि जो और लोगों के साथ हो रहा है कम से कम उनको प्रेरणा मिले और उनको हिम्मत मिले कि ऐसा भी आप सच कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बुक के थ्रू जो है कई सारे जो फिल्म मेकर्स है उसके भी अप्रोच आएंगे, इसको बड़े पर्दे पर उतारा जाए, इस कहानी को इस बारे में कुछ शेयर करें, तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी को? वो बहुत बाद की बात है, मुझे नहीं लगता है कि पहले लोग पढ़ें तो सही, उसके बाद ये आगे की बात होगी। मैम आज के दिन बात करें, काफी बड़ा दिन आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, काफी सारे लोग इमोशन आपको लिखने वाले इसके अलावा। अब देखिए, यहाँ तक की तो कहानी मैंने लिख दी है, अब मुझे नहीं मालूम है मेरी जिंदगी और कितनी बाकी है। 65 साल की तो हो गई हूँ मैं, अब कितना मुझे 5 साल जीना है, 10 साल जीना है, और उनमें क्या क्या जिंदगी के चैलेंजेस आएंगे मुझे नहीं मालूम है। तो आगे की तो बात मैं नहीं बता सकती हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ जो हो गया है, गुजर गया है, उसी को आप लिख सकते हैं। भविष्य तो ईश्वर के अलावा और किसी को नहीं मालूम। मैसेज दे सकते हैं मैम आपको? एक मिनट क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, इंडस्ट्री से इतने सारे लोग हैं सर, हमेशा से आपको सपोर्ट करते आए हैं, और आपके बायोग्राफी के दौरान इतने सारे लोग सपोर्ट करने आए, कितना लकी मानते हैं खुद को, और क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे माता पिता की संतान हूँ जो जीते जागते साधु संत थे, जो कला क्षेत्र में जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग के कला की सेवा की, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कला की सेवा कर रहे हैं, कोई नाम नहीं हुआ उनका, लेकिन वो पूरी जिंदगी कला की सेवा करते रहे। हमारी सुबह होती थी, सुबह के राग के साथ जो माँ चाय बनाते हुए गुनगुनाती थी, और शाम होती थी शाम के राग के साथ जब माँ पूजा करती होती थी। तो ये एक मैं अपने आप को आज साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो बात कर पा रही हूँ, उन्हीं की देन है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार के सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतनी चुनौतियों के बावजूद कोई भी क्रिमिनल नहीं बना हमारे घर में। भूख प्यास सब सह के भी हम में से कोई भी कभी किसी ने गलत काम नहीं किया है, और इसका मुझे बहुत गर्व और घमंड है, यूं कहना चाहिए। अच्छे होने का भी एक घमंड होता है, वो मुझे है। और मेरे परिवार के सारे सदस्य, कोई दुखों में इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसका मुझे गर्व है और घमंड है इस बात का। सर आपसे जानना चाहूंगा, जब मैम ने आपको बताया कि मैं पहली बार अपनी बायोग्राफी, क्योंकि लोगों ने मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ेस पढ़ी है, लेकिन जो सही कहानी है वो बुक के थ्रू आने वाली है, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपने कुछ बातचीत की मैम के साथ? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए, बहन के साथ क्या बात करनी है, उसकी ऑटोबायोग्राफी कैसी होगी और क्या होगी, इस सिलसिले में कोई बात नहीं है। हमारी बहन के लिए जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल, उसमें उसकी बायोग्राफी
उसके स्टारडम का, उसके बड़े प्रोड्यूसर होने का, उसके बड़े डायरेक्टर होने का, उसके बड़ी कलाकार होने का कोई मतलब नहीं है। वो हमारी बहन है, और एक भाई को अपनी बहन के लिए जो करना है वो उसका धर्म होता है, समझे आप? वो हमें अनकंडीशनल है। तो ये नहीं भैया। हाँ जी रघुवीर सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो है कुछ कहानियां जो कि बहुत नॉस्टैल्जिक भी महसूस किया होगा आपने, अगर कुछ शेयर करें कि क्या कहना चाहेंगे सर इस बुक के बारे में? क्या शुभकामनाएं होंगी आपके लिए? शुभकामनाएं तो है सारी जो है तहे दिल से। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो गुड्डो की सीमा बोल ही नहीं पाता, मैं आज तक नहीं बोल पाया मैं। और जब इसने बताया कि मैं आत्मकथा लिख रहा हूँ तो मैं घबरा गया एक्चुअली, क्या लिखेगी ये। और क्योंकि मैंने इसे हमेशा हंसते हुए देखा है, हम बड़ी मुफलिसी में जिए हैं हम लोग, और मुफलिसी के वाकई आज भी हम कभी बात करते हैं तो वो मुफलिसी के दिन सबसे खूबसूरत आज नजर आते हैं हमें। मिलते 2-2.5 रुपए ही थे, और ज्यादा कहने को 2-2.5 होते थे, मिलते 8 आने और 4 आने ही थे। उसी में हम मिल बांट के हम लोग खा लेते थे, रहते थे, और 24 घंटे हंसते रहते थे। हमें कभी जो तकलीफों का मजा हमने उस वक्त लिया, और ये गुड्डो, ये बहन मेरी, ये तो हंसाने में इसकी तो मास्टरी है। हम भूखे बैठ के और एक दूसरे की शक्ल देख के हंसने लग जाते थे, तो हम खाना पीना सब भूल जाते थे। तो ये जो रहा, तो जाहिर है ये जो इसने लिखा है, यूं गुजरी है अब तलक, वाह क्या गुजरी है। और इसने इतने खूबसूरत अल्फाजों में लिखा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मेरे तो अल्फाज में तो बिल्कुल देहाती आदमी हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत बोलना सीखा है यही सोहबत में। क्यों कहीं कोई गलतियां करते, तलफ़ुज़ मेरा ख़राब होता तो यही ठीक करती रहती थी गुड्डो। एक तो इसका म्यूज़िक का भी ऐसा कि बेसुरा होता तो ये सुर में ले आने का सारा कुछ तो ये भरा पड़ा हुआ था। तो यहीं से बस सीखते रहे, और मैं तो जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहूँगा। सिखा के लाई हूँ, इतनी तारीफ करो मेरी। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि जब ये हम वहां मिले तो हिंदी, मैंने इसकी हिंदी की क्लास ली थी। एक मम्मी ने कहा था, हाँ मम्मी ने कहा था कि हिंदी और गणित की क्लास ली थी हिंदी में। और अभी गणित में कमजोर थी। चिट्ठी वो चिट्ठी सिलवाई नहीं थी, फड़वाई थी। वो तो ऐसे कई दिनों तक वो हमेशा नजरों में कफन ही लाल लाल ही दिखाई देता रहता, सोते जागते। जब पता लगा कि ये कहाँ से उठा के लाए हैं, बहुत डराने लगे थे। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे सीमा जी के बारे में, और क्या कैसे बुक के बारे में? बुक तो पढ़ेंगे तब बोलेंगे। नहीं, बुक पढ़ने एक भाई के लिए, भाई के हृदय में अपनी बहन के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो है, आपस में किसी चीज में मतभेद हो सकते हैं, मेरे किसी भाई से मतभेद हो सकते हैं, इससे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने भाई या बहन के लिए लड़ने की, समझे ना, तो वहां पे ये नहीं देखा जाता कि तू सही है कि तू गलत है, तूने अच्छा किया कि बुरा किया। सो जब ये मुझ जैसे व्यक्ति से पूछना कि आप उनकी बुक के बारे में क्या कहेंगे, मुझे बुक से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल मतलब हमेशा से मेरी बहन से रहा है। वो सुखी रहे, वो खुश रहे, आबाद रहे, मुंबई रहे या हैदराबाद रहे। देखिए, कपूर फैमिली, जैसा कि पूरा आपने आज का ये देखा होगा, हर एक लफ्ज अपने आप में एक सोना है, एक हीरा है। दीदी का जो पूरा जीवन रहा है वो कठिनाइयों से भी रहा है, लेकिन उन्होंने उस कठिनाइयों में भी आनंद उठाया, और जिस प्रकार से उन्होंने बुक लिखी, मैं तो ये मानता हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली को जन्म देना, काका जी का और ये उनका पूरा परिवार ही ऐसा है, माँ से पिताजी से लेकर रघुवीर भैया तक को, अन्नू भैया इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, सीमा दीदी इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। तो ये तो हमारे भारत के लिए, हमारे देश के धरोहर हैं ये सारा परिवार। तो हमें तो इस परिवार को बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहिए कि ये परिवार, उन्होंने, शबनम माँ ने और पिताजी ने इनको जन्म दिया सारे बच्चों को, और ये सारे पावर हाउस हैं। आप देखो आज इतना टेम्परेचर डाउन था इस हॉल का, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। उसका रीजन ही है, सारे पावर हाउस एक साथ बैठे हुए, सारे पावर हाउस।
रंजीत भाई के बच्चे हैं, अन्नू भाई के बच्चे हैं, सीमा दीदी हैं, सारा परिवार है। ये इतना टैलेंटेड परिवार है दोस्तों कि इनकी हिंदी, जैसा कि बोनी सर ने भी बताया आपको कि तबला किसने ठीक किया, सीमा दीदी ने। अन्नू सर की आप हिंदी देखिए, अन्नू सर की कोई भी भाषा देखिए, वो कहाँ से आई? अपनी माँ से, अपने पिताजी से। तो जो उनके माताजी और पिताजी ने धरोहर दी थी, आज तक इनको संजोए रखा है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब हम भारतवर्ष के नागरिक इनको संजो के रखें। थैंक यू सो मच। जो सीमा जी ने जो किताब लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखना बहुत मुश्किल होता है। जो अपना मुश्किल वक्त जो गुजरा हुआ है वो एक किताब में लिख के, मतलब एक पेपर पे लिख के बयां करना बहुत मुश्किल होता है। और सीमा जी की तो क्या ही तारीफ करें, उन्होंने जो किताब लिखी है वो बहुत अच्छी है। उसका जो किताब का टाइटल है वही बहुत बढ़िया है, वही बहुत कुछ कहता है। यूं गुजरी अब तलक, वही बहुत बड़ी बात है। एड ऑन अब इतना करते हैं कि यूं गुजरी अब तलक, ये तो जैसा था ये तो ईश्वर की देती, लेकिन जो आगे गुजरेगी वो दोस्तों बड़ी मजेदार गुजरेगी।